हेलो गाइस, हाउ आर यू? यू आर फाइन। मैं आर के सर स्वागत कर रहा हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित डिस्कस किया था। तो आपको पता है किसी भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब में राष्ट्रपति तो सेम वही आएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण देश में एक ही राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ लिया था, पिछले लेक्चर में अनुच्छेद 61 तक पढ़ा था, राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके आगे की कहानी आज हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ से आने वाला जो प्रश्न है वो आपका आज ही क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए फट से हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि पूरे संपूर्ण देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और आपको पता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ जो है, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्यों में है, सुप्रीम कोर्ट एकलौता पूरे देश का है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर किसी व्यक्ति को इन न्यायालयों में मृत्युदंड जैसी सजा दे दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा? राष्ट्रपति उसकी सजा को क्षमा कर सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति की है वो किस अनुच्छेद में है, कितने प्रकार से क्षमादान किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रवृत्ति हैं जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 72। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान। अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। ठीक है, क्षमादान अगर आपसे पूछ लें राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति देखिए क्षमादान कर सकता है। कितने प्रकार से? ठीक है, तो पहला प्रकार हो गया क्षमादान। दूसरा प्रकार होता है इसी में देखिए विराम। ठीक है, और तीसरा होता है विलंबन होता है। ठीक है, तीसरा होता है विलंबन और चौथा होता है लघुकरण और फिर होता है परिहार। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, क्लियरिटी। ठीक है, यही प्रश्न आते हैं किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में लिंक जरूर शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए क्षमादान पूछा जाएगा, राष्ट्रपति का क्षमादान किसमें है तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है, तो क्षमादान कितने प्रकार से हो सकता है तो 5 प्रकार हैं। देखिए पहला है क्षमादान, विराम, विलंबन, लघुकरण, परिहार। इसके मीन्स आपको समझाते हैं, आप समझ जाइए इसके मीन्स क्या होते हैं। देखिए क्षमादान का मतलब क्या होता है कि किसी ने गलती की और आपने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा का मतलब हो गया पूर्ण तरीके से माफी। क्षमादान का मतलब होता है पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को, ठीक है, क्षमा कर देना, पूर्ण रूप से उसको छूट दे देना। ठीक है, विराम का मतलब होता है मानवीय संवेदना ये होता है कि किसी कोई गर्भवती जैसे महिला है और गर्भवती महिला को मृत्युदंड दे दिया गया हो। तो मृत्युदंड जब दे दिया गया हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास जब अर्जी जाती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी मानवीय संवेदना के आधार पर, ठीक है, विराम उस महिला को जिसको मृत्युदंड दे दिया गया है उस महिला को क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, तो ये विराम में हो गया। विलंबन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट या कागज राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं और उससे कठोर सजा हो गई है, तो जब तक राष्ट्रपति उस केस पे विचार करता है तब तक उसके दंड पे, ठीक है, तब तक उसका दंड विलंबन में, ठीक है, विराम पे रखा जाता है। समझ गए? फिर देखिए लघुकरण का मतलब ये होता है कि प्रकृति में बदलाव होता है। प्रकृति का मतलब ये होता है कि किसी को 6 वर्ष की कठिन सजा मिली है, जैसे किसी को 6 वर्ष की कठिन सजा मिली है और उसको 20 कूड़े रोज मारने हैं या इतना काम डेली करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो सजा तो उसकी 6 वर्ष ही रहेगी, लेकिन उसमें क्या होगा, जो कठोर कारावास है उसको साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। ये किसमें? लघुकरण में। परिहार क्या होता है? परिहार में ये होता है कि जैसे किसी को 6 वर्ष की कठोर सजा मिली है तो उसे उस सजा को कम करना होता है।
कम करना, मतलब उस सजा को कम करना होता है, 3 साल में परिवर्तित कर दें, ठीक है, लेकिन रहेगी कठोर ही। तो देखिए क्षमादान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, 72 में। क्षमादान, विराम, विलंबन, लघुकरण, परिहार, ये परीक्षा में ऑप्शन देकर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है कितने प्रकार से क्षमादान कर सकता है, तो ऑप्शन 5 है, कौन सा नहीं है उसके लिए आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे देखिए अगला पॉइंट क्या होगा आपका राष्ट्रपति के लिए। देखिए अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति देखिए तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और सभी सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। अगला अनुच्छेद है देखिए जो आपका है वो है अनुच्छेद 87। कौन सा है, अनुच्छेद 87, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 में बताया गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 87 में। यह अभिभाषण क्या होता है तो देखिए राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है जब बजट प्रस्तुत होता है, बजट पर भाषण देता है राष्ट्रपति, या जब नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है तब भी राष्ट्रपति क्या करता है, ठीक है, तब भी राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। तो नई लोकसभा गठित होने पर और बजट पास होने पर तो राष्ट्रपति भाषण देता है अनुच्छेद 87 के तहत। कहाँ, लोकसभा में, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे देखिए अगला जो पॉइंट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारी जो संसद है इसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो लोकसभा में राष्ट्रपति को इतनी महत्वपूर्ण शक्तियां थीं कि वो 2 एंग्लो इंडियन चुन सकता था लोकसभा में, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति लोकसभा में कोई एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं करता है, किंतु राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 80, ठीक है, 80B के तहत ही राष्ट्रपति देखिए राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है या मनोनयन करता है, तो आंसर क्या होगा, 12 सदस्य राष्ट्रपति कहाँ मनोनीत करता है, ठीक है, कहाँ मनोनीत करता है, राज्यसभा में। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखिए चुनाव तो लड़ते नहीं, डायरेक्ट राष्ट्रपति इनको चुन देता है, लेकिन इनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, इनको ज्ञान होना चाहिए साहित्य का, कला, समाज सेवा, ठीक है। तो देखिए साहित्य, कला, समाज सेवा आदि का ज्ञान इन्हें होना चाहिए। अगर ये इस क्षेत्र में निपुण हैं तो राष्ट्रपति इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत करेगा। कुल कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य। तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति संसद के राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12। राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, तो 12। इनका क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो साहित्य, कला, समाज सेवा आदि का मतलब विज्ञान के क्षेत्र में भी निपुण होने चाहिए, ठीक है। इन क्षेत्रों में अगर आप निपुण हो तो राष्ट्रपति आपको क्या करेगा, राज्यसभा में मनोनीत करेगा 12 सदस्यों को। क्लियर। जबकि भारत में अनुच्छेद देखिए 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। क्लियर। आगे देखिए अगला पॉइंट देखिए फट से। अगला जो पॉइंट है वो आपका और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए फट से अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति का वीटो पावर, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 वीटो पावर होता है राष्ट्रपति का। वीटो पावर क्या होता है ये समझ लीजिए, वीटो पावर क्या होता है, ठीक है। वीटो माने होता है किसी चीज़ को मना कर देना। वीटो माने क्या होता है, मना कर देना। आपको पता है कि हमारे यहाँ संसद में 2 सदन है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। कोई भी बिल अगर हमारे यहाँ बनाना है, कोई चीज़ भी पास करना है, कोई भी संविधान में संशोधन करना है तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेता है। पहले राज्यसभा में
लोकसभा में या दोनों किसी भी सदन में, दोनों सदनों में जब पास होके कोई बिल जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, चाहे तो उस बिल को पास कर दे चाहे तो मना कर दे। यही कारण है वीटो पावर में क्या है, वीटो माने होता है मना कर देना, किसी कार्य को करने से मना करना। तो अगर पूछ लें भारत में वीटो पावर किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के तहत, 111, ठीक है। तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 123, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको अंडरलाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123। किस अनुच्छेद के तहत, 123। अध्यादेश क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, अध्यादेश होता है जब संसद में, देखिए 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, बैठकें नहीं होती हैं, सांसद लोग नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो राष्ट्रपति उनके खिलाफ अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। तो एक कीवर्ड आप याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद कौन सा है, 123। वीटो पावर किसमें है, 111 में। क्षमादान किसमें है, 72 में। क्लियर हुआ। अभिभाषण किसमें है, 87 में। क्लियर। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है 80B के तहत अनुच्छेद। क्लियर। आगे देखो, अगला इसमें राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, 143। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से। सलाह कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और हमारे देश में जितने भी सर्वोच्च पद हैं, सब पदों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नाम सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अल्पसंख्यक, ST, OBC, इन सबके आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी केंद्र में सर्वोच्च पद हैं उन सब की नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर, ठीक है। और राष्ट्रपति, अगर अभी आपने देखिए, राष्ट्रपति जब कभी भी अपना त्यागपत्र देगा तो हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा। क्लियर हुआ। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ। आगे देखो, अगला जो पॉइंट है वो राष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है, वो आएगा आपातकालीन शक्तियां। कैसी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, वो भाग अलग है, लेकिन हम राष्ट्रपति को डिस्कस कर रहे हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी लेक्चर है आपका वो बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आपकी समझ में आ जाए राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से परीक्षा में बन सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। और बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक भारत में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है, इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, कितनी बार लगी है, क्यों लगी है, किस लिए लगी है, ठीक है। राष्ट्रपति को ज्ञान है, कौन लगाता है, कौन हटाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखना मत भूलिएगा, अगली क्लास जो होने वाली है आपकी वो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है। ये मुख्य बिंदु थे राष्ट्रपति से संबंधित जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों में लिंक शेयर कर दीजिए। बेहतर तैयारी के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में लिंक भी करिए, सपोर्ट करिए। बहुत जल्दी आपको फ्री में लाइव क्लास मिलने वाली है और बहुत जल्दी हम आपको फ्री में एक एक शब्द रटा देंगे, आपकी परीक्षा तुरंत निकल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।